लेक्चर नंबर 63 पार्ट 2 इंड एस 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे डेफिनेशन, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट का, और पता किए थे कि अकाउंटिंग क्या करना होता है जॉइंट ऑपरेशन का और जॉइंट वेंचर का। अगर समराइज़ करें, व्हाट इज़ जॉइंट ऑपरेशन? एक ऐसा जॉइंट अरेंजमेंट जहाँ या तो सेपरेट एंटिटी नहीं है, या फिर अगर सेपरेट एंटिटी है तो हम लोग वहाँ पे ओनर को इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी का राइट दे रहे हैं, या फिर जो भी सेपरेट एंटिटी से आउटपुट आ रहा है उसको सिर्फ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, तो उसको कहेंगे जॉइंट ऑपरेशन। बट जहाँ पे सेपरेट एंटिटी है और नेट एसेट के ऊपर ओनरशिप है तो उसको कहेंगे हम लोग जॉइंट वेंचर। परफेक्ट। या फिर सेपरेट एंटिटी, उसका जो आउटपुट हो रहा है वो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अलावा थर्ड पार्टी भी अगर ले रहा है तो उसको कहेंगे जॉइंट वेंचर। परफेक्ट, ठीक है। अकाउंटिंग का बात अगर करें तो जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग में सिर्फ एसएफएस बनता है, और जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग में एसएफएस और सीएफएस दोनों बनता है। जॉइंट ऑपरेशन का जो एसएफएस है उसमें प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना होता है कि जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर ए और बी का है वो ए के एसएफएस में उतना प्रोपोर्शन जाएगा और बी के एसएफएस में उतना प्रोपोर्शन जाएगा। लेकिन जब हम लोग जॉइंट वेंचर का काउंटिंग कर रहे होते हैं तो एक एसएफएस भी बनता है और सीएफएस भी बनता है। एसएफएस में जो नॉर्मल एसएफएस है उनका वो एसएफएस बनेगा अकॉर्डिंग टू इंड एस 27, उनका नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, और एक चीज़ लिखाएगा एसेट में इन्वेस्टमेंट इन जो भी जॉइंट वेंचर है उसमें, बट अमाउंट क्या होगा एट द रेट कॉस्ट या फेयर वैल्यू। लेकिन जब सीएफएस बनेगा वो भी नॉर्मल, जो सीएफएस होगा वो सीएफएस नहीं, नॉर्मल एसएफएस ही होगा, उसमें एक चीज़ लिखाएगा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। दोनों में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होगा, एसएफएस और सीएफएस में। एसएफएस का जॉइंट वेंचर का इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होगा वो कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे होगा, लेकिन जो सीएफएस का इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू होगा एट द रेट इक्विटी मेथड। ठीक है, परफेक्ट। ये समरी था जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे। इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम लोग। ये जो जॉइंट वेंचर का काउंटिंग होगा वो इंड एस 28 में सीखेंगे। अभी जो इंड एस 111 चल रहा है उसमें नहीं सीखेंगे। इंड एस 111 में डेफिनेशन सीखे जॉइंट ऑपरेशन और वेंचर का, अकाउंटिंग सीखेंगे सिर्फ जॉइंट ऑपरेशन का। वेंचर का अकाउंटिंग जो होगा वो इंड एस 28 अलग चैप्टर उसका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 20 तक डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार लाइन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 31.7। क्या दिया हुआ है चलो देखते हैं कहाँ पे है। 31.7 P and Q form a joint arrangement. P and Q form a joint arrangement using a separate vehicle PQ. एक नया separate entity बना रहा है PQ. P and Q each own 50% of capital in PQ. However, the contractual term of joint arrangement states that P has right to all machinery and obligation to bank loan in PQ. P और Q मिलके PQ बना रहा है। PQ का जो भी मशीन है उसका मालिक P है, PQ का जो भी लोन है उसका मालिक P है। ठीक है, ओके। और PQ का जो भी कैपिटल है उसका 50% मालिक P है, 50% मालिक Q है। P and Q have right to all other assets in PQ and obligation for all their liabilities in PQ in proportion to their capital share, that is 50%. PQ का जो भी एसेट था, एसेट में जो मशीनरी है वो पूरा P का है, और PQ में जो भी लाइबिलिटी है तुम्हारा किसका, बैंक लोन का, वो P का है। लेकिन मशीनरी को छोड़ के जो भी एसेट है और बैंक लोन को छोड़ के जो भी लाइबिलिटी है उसका 50% मालिक P है, 50% मालिक Q है। ठीक है, तो पहले ये बताओ ये क्वेश्चन जॉइंट ऑपरेशन का है कि वेंचर का है? भाई ये सेपरेट एंटिटी है और इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर राइट है, दिस इज जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQ का बैलेंस शीट दिया हुआ है। व्हाट वुड यू रिकॉर्ड इन P's फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स राइट एंड लाइबिलिटीज इन PQ। क्वेश्चन बोल रहा है कि P का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या तुम लिखोगे। तो भाई जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन में सिर्फ एसएफएस बनता है, सच बात है, इसलिए वो पूछ भी रहा है सिर्फ P का एसएफएस। P का जब एसएफएस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जब भी जॉइंट ऑपरेशन का एसएफएस बनता है तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन में, मतलब P का जो भी शेयर होगा इन PQ वो उसका एसएफएस में लिखाएगा। तो P का जब एसएफएस बनाओगे तो उसमें मशीनरी जाएगा तुम्हारा पूरा 2,50,000, क्योंकि PQ का पूरा मशीनरी P का है। कैश 50,000 है, तो कैश क्या है, एसेट है PQ का अदर देन मशीनरी,
तो अदर देन मशीनरी जो भी एसेट था उसका मालिक 50% पी है, 50% क्यू है। तो पी का जब एसएफएस बना रहे हो तो कैश लिखाएगा सिर्फ 25,000, मशीनरी लिखाएगा 2.5 लाख का, कैश लिखाएगा 25,000 का। कैपिटल 1.5 लाख में होकर 75,000 होगा। बैंक लोन पूरा 75,000 सिर्फ पी का है तो पी में लिखाएगा 75,000। अदर लोन 75,000 का तो 37,500 एसएफएस में लिखाएगा पी के। फिर से बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन था जॉइंट ऑपरेशन का, तो जॉइंट ऑपरेशन में सिर्फ एसएफएस बनता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता कि सिर्फ पी का एसएफएस दो तो तुम पी और क्यू दोनों का एसएफएस देता। कितना कितना अमाउंट जाता है पी और क्यू के एसएफएस में, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन हम लोग करते हैं, तो जो भी उसका प्रोपोर्शन होता वो उतना अमाउंट जाता है। तो वैसे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, वो नॉर्मल इलस्ट्रेशन है, एकदम इसी के बेसिस पे है। जब तुम देखोगे तो उसमें पूछा है तुमसे कि एक कंपनी ए बी है, दूसरा कंपनी बी सी है, ये दोनों मिला के क्वेश्चन कंपनी बना रहा है पी क्यू आर लिमिटेड। ए बी और बी सी मिलकर बना रहा है पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक है। और ये जॉइंट ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ओके। तो जॉइंट ऑपरेशन का क्वेश्चन है, एसएफएस बनाना है, और एसएफएस कैसे बनता है, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन का। तो ए बी का जो भी बात होगा वो ए बी के एसएफएस में जाएगा, बी सी का जो बात होगा वो बी सी के एसएफएस में जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। वो एग्जाम्पल डेट ओन्ड बाई क्या उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल तुम्हारा किसका है, कैश का। कैश देखो 40 है, तो ए बी का होगा 50%, बी सी का होगा 50%, क्योंकि उन दोनों का प्रोपोर्शनेट शेयर 50-50%। तो क्वेश्चन वैसे तुम्हारा बन जाएगा, देख लेना। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे, वो एलडीआर क्वेश्चन है। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 25, देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 11 अल्फा लिमिटेड कमेंस्ड जॉइंट कंस्ट्रक्शन of a property with Gamma Limited, Alpha Gamma construction के लिए। For this purpose an agreement has been entered into that provides for joint operation and ownership of the property. All ongoing expenditure comprise maintenance plus borrowing cost is to be shared equally, मतलब 50% अल्फा 50% गामा का प्रोपोर्शनल शेयर है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30 सितंबर को हुआ, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को, 6 महीने में कंप्लीट हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस जो बिल्डिंग बना है उसका लाइफ है 20 साल। तो डेप्रिसिएशन कब से लगेगा, 30 सितंबर से या 1 जनवरी से, जिस दिन हो गया है पुट क्या उसको बोलते हैं, रेडी टू यूज़, ना कि पुट टू यूज़। तो 30 सितंबर से डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 40 करोड़ है। बिसाइड इंटरनल अक्रूवल कॉस्ट वाज पार्टली फंडेड बाय वे ऑफ लोन। 40 करोड़ का बिल्डिंग बना है, लेकिन उसमें से 10 करोड़ का हम लोग लोन लिए हुए थे। कब लोन लिए थे, 1 जनवरी को लोन लिए थे। लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट है। तो तुमको पता होगा जो भी इंटरेस्ट लगता है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर वो कैपिटलाइज हो जाता है जब तक वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी इंटरेस्ट हो रहा है वो पीएनएल में जाएगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो जो भी इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है इन कंस्ट्रक्शन पीरियड उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। कंपनी हैज स्पेंड 4 लाख रुपया ऑन मेंटेनेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी। ये बिल्डिंग बनाने से लेके 1 जनवरी तक मेंटेनेंस का खर्चा है 4 लाख रुपया। मेंटेनेंस कहाँ जाता है, पीएनएल में। इंटरेस्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है, पीएनएल में। इंटरेस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है, ओके। कंपनी हैज रिकॉर्डेड द इंटायर अमाउंट पेड एज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी जॉइंट वेंचर की तरह इसको ट्रीट कर रही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जॉइंट ऑपरेशन का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बन रहा है। साफ बोल दिया कि जॉइंट एक साथ आके एक अल्फा और गामा लिमिटेड आ रही है, कोई नया कंपनी नहीं बना रही है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन में बनता है एसएफएस, और एसएफएस बनता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन से। क्वेश्चन में तुमको नहीं बोल रहा है कि किसके बुक्स में बनाना है। अभी तक सारे क्वेश्चन बोलता था कि एसएफएस सिर्फ इसका बुक में बनाओ या फिर इसके बुक्स में बनाओ, लेकिन इसमें नहीं बोला कि किसके बुक्स में बनाओ। तो एसएफएस बनाना है तो दो जितना पार्टी है उसका एसएफएस बना दो। तो 2 पार्टी है, अल्फा और गामा। अल्फा का एसएफएस बनाओ, गामा का एसएफएस बनाओ। एसएफएस बनाने का तरीका क्या है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना होगा। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन जब करोगे तो कर दोगे आराम से, कुछ खास बात नहीं है उसमें, परफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तुमको कॉपी में देखोगे तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा बनना पेज नंबर 234 से। उसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल बात लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का है। यूज स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी से। डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा 30 सितंबर से, ना कि 1 जनवरी से। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बनाने में 40 करोड़ रुपया है। लोन लिए थे 10 करोड़ का 1 जनवरी को एट द रेट 10%। तो 10 करोड़ के ऊपर 10%, 10 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया 6 महीना का हुआ। तो 6 महीना का लोन जो भी होगा वो तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, 1 जनवरी से 30 सितंबर 6 महीना थोड़ी होता है यार, 9 महीना होता है।
तो 9 महीना का उसमें अथी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सॉरी, 1 जनवरी बोल रहे हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर का कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो 6 महीना का इंटरेस्ट, जैसे 10 लाख का 5 लाख रुपया इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, 40 लाख प्लस 5 लाख, बाकी का जो 5 लाख इंटरेस्ट है वो P&L में जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 4 लाख रुपया का, वो कहाँ P&L में जाएगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता है, जॉइंट ऑपरेशन में SFS बनाना होता है पेरेंट का, और जो जिसका ज़्यादा शेयर वो पेरेंट बन जाता है, जिसका कम शेयर वो एसोसिएट बन जाता है। तो SFS बनाना है पेरेंट और एसोसिएट का अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो हमको पहले तो जो नया जो हम लोग कर रहे हैं उसका एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू ढूंढना चाहिए हमको, तभी हम लोग उसको अति प्रोपोर्शनेट कर पाएंगे ना। ठीक है, एसेट का वैल्यू क्या है भाई, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट टिल कंस्ट्रक्शन, 40 लाख प्लस 5 लाख, 45 लाख रुपया। परफेक्ट, सॉरी 40 करोड़ प्लस 5 लाख, 40.5 लाख, 40 लाख 50 लाख, 40 लाख 5 लाख रुपया, 40 करोड़ 5 लाख रुपया। ठीक है, वो तुम्हारा वैल्यू है 30 सितंबर को, लेकिन SFS कब तक बनता है, ईयर एंड तक। तो ईयर एंड तक ये 40 लाख 5 लाख, 40 करोड़ 5 लाख का तो बिल्डिंग है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 30 सितंबर के बाद। तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो 31 दिसंबर का वैल्यू पता चल जाएगा, जो SFS के ईयर एंड को होना चाहिए। SFS तो ईयर एंड तक का बनेगा, तो ईयर एंड का SFS में एसेट का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, 40 करोड़ 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो तुम्हारा ईयर एंड वैल्यू आ जाएगा 39 करोड़ सम लाख, 46 लाख का समथिंग का। ठीक है, तो ये SFS का ईयर एंड का आ जाएगा। जो भी 39 लाख है उसको 50% मिलेगा अल्फा को, 50% जाएगा गामा को। अल्फा का अल्फा लिमिटेड का जो SFS बनेगा उसमें बिल्डिंग जाएगा 39 लाख डिवाइडेड बाई 39 लाख इंटू 50%, गामा का 39 लाख इंटू 50%। क्यों, क्योंकि शेयर इक्वली हो रहा है 50%। ठीक है, और एक ई तो हो गया तुम्हारा, तुम वैल्यू जो एसेट का वैल्यू वो डाले, लेकिन डेप्रिसिएशन भी लगा था, डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा। पूरा डेप्रिसिएशन लगा है 1.0125 CR का, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो किसके किसके बुक्स में जाएगा, जो भी ओनर है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना है। तो अल्फा में 50%, गामा में 50%। ठीक है, तो ये तो बात हो गया तुम्हारा कॉस्ट का। एक इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तुम कैपिटलाइज कर दिए थे, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तुम्हारा अल्फा के बैलेंस शीट में गया, गामा के बैलेंस शीट में गया। लेकिन 30 सितंबर के बाद जो भी तुम्हारा वो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो तुम्हारा जाएगा किसमें, P&L में। किसके P&L में, जो भी ओनर है, अल्फा और गामा दोनों का P&L में डाल दो उसको। उस पर मेंटेनेंस है 4 लाख रुपए का, वो किस में जाएगा भाई, जो भी ओनर है 50-50, तो वैसे वैसे डाल दो, क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। इस क्वेश्चन में तुमको न्यूमेरिकली नहीं पूछा जैसा हम आंसर बनाए हैं, थियोरेटिकली पूछा है, स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट बना के दे देना। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे एक इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन बनाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 23 और 24। इसमें क्या हो रहा है कि एक कंपनी 2 कंपनी मिल के एक सेपरेट एंटिटी बना रहा है, जॉइंट ऑपरेशन का ही। ठीक है, नया एंटिटी बनाया है, लेकिन ये जो एंटिटी बनाया है इसमें से कुछ एसेट ये खरीद रहा है, या फिर जैसे कि A और B बन के AB बनाया, AB से कुछ खरीद रहा है, या फिर B एक AB को कुछ बेच रहा है। तो उस टाइम हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सिखाया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23 पेज नंबर 31.8 पे है। A लिमिटेड इज वन ऑफ द पार्टीज ऑफ अ जॉइंट ऑपरेशन। एक जॉइंट ऑपरेशन है, उसका एक पार्टी है A, होल्डिंग 60% इंटरेस्ट इन जॉइंट ऑपरेशन एंड 40% इंटरेस्ट इज हेल्ड बाई अनदर। A के पास 60%, इसके पास कुछ और है, इसके पास 60, इसके पास 40, मिला के 100। A लिमिटेड हैज कंट्रीब्यूटेड एन एसेट हेल्ड बाई A टू जॉइंट ऑपरेशन फॉर एक्टिविटीज कंडक्टेड इन जॉइंट ऑपरेशन। A लिमिटेड कुछ एसेट दिया हुआ है जॉइंट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये जो एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया का। लेकिन ये जब A लिमिटेड जब अथी को जॉइंट वेंचर ऑपरेशन को जब अपना एसेट दिया था तो कितना में उसको बेच रहा था, 80 रुपये में। 100 रुपये का दाम था लेकिन 80 में बेचा, मतलब 20 रुपये का लॉस किया वो। तो ये जो सामान बेचा अपने जॉइंट वेंचर को, तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा भाई, नॉर्मल अकाउंटिंग होगा। ये जॉइंट ऑपरेशन का बात है, सब अपना SFS बना रहा था, तो बेचने का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल एंट्री होता है भाई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पे 80 रुपया कैश हो रहा है, टू सेल हो रहा है तुम्हारा किसका, 100 रुपया का, तो लॉस हो रहा है तुम्हारा 20 रुपये का, तो कैश PL टू सेल, ऐसे होगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि बताते हैं एक लॉजिक है इसके पीछे। क्या है लॉजिक? देखो अगर ए लिमिटेड अपना एसएफएस बना रहा था तो वो अपना एसएफएस में एसेट लिख रहा था 100 रुपये पे, ठीक है, परफेक्ट, 100 रुपये पे लिख रहा था उसको, बिना किसी कन्फ्यूजन के। कितना पे लिख रहा था? 100 रुपये पे लिख रहा था, ठीक, ओके। या 100 रुपया छोड़ दो, उस बिफोर जॉइंट वेंचर, बिफोर जॉइंट ऑपरेशन, किसी का बात नहीं कर रहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बात हुआ। तो एक एसएफएस में एसेट अपना जो वैल्यू था 100% जो वैल्यू था उस पर दिख रहा था, ठीक है। फिर बना जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर में ये अपना कितना परसेंट उसमें दिया हुआ था भाई, कितना परसेंट दिया हुआ था? जितना ओनरशिप है, तो ए अपना 60% उसमें दिया हुआ था, मतलब एसेट का 60% तो पहले से जॉइंट वेंचर के पास था। तो अगर 100% इसके पास है लेकिन इन सब्सटेंस 60% उसके पास है, ठीक है। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड बेच रहा है, ये 100% यहाँ से हटा के किसको बेच रहा है? उसको, जॉइंट ऑपरेशन को, ठीक है। तो ये अपना 100% यहाँ से माइनस कर देगा, अब वहाँ पे 100% दिख जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इन रियलिटी वो क्या 100% अपना एसेट बेचा है? नहीं, वो अपना 100% एसेट नहीं बेचा है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले से जॉइंट ऑपरेशन के पास 60% था, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा था कि 100% इसके पास है, लेकिन एक्चुअल तो 60% जॉइंट वेंचर के, जॉइंट ऑपरेशन के पास ही था। अभी और कितना बेच रहा है? अभी सिर्फ 40% बेच रहा है, क्योंकि 60% पहले से इसके पास था, 40% बेच रहा है। तो जो भी जर्नल एंट्री होगा वो सिर्फ इफेक्टिव सेल जो हुआ है उसका लिखाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव सेल जरूर 100 रुपये का तुमको दिख रहा है, लेकिन इफेक्टिव सेल तुम्हारा 100 रुपये का ना होके इफेक्टिव सेल सिर्फ तुम्हारा 40 रुपये का है, क्योंकि वो सिर्फ 40% अभी बेच रहा है। एक्चुअल में तो 60% पहले से उसके पास था। तो इफेक्टिव सेल कितना का हुआ हमारा? 60% का, सॉरी 40% का हमारे एग्जाम्पल में, क्योंकि 60% पहले 100 रुपये का बिल्डिंग मेरे पास था, लेकिन 60% हम कंट्रीब्यूट किए हुए थे वेंचर में, तो इसके बाद 60 था। अब हम पूरा हटा रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना हट रहा है? सिर्फ 40 हटा रहे हैं, तभी ये हो जाएगा 100 और यहाँ से ख़त्म। ट्रू नो? तो जो जर्नल एंट्री बनेगा सिर्फ 40% का बनेगा। तो 100 रुपये में से हम लोग सिर्फ 40% का एंट्री देंगे, डैट इज होगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल होगा 100 रुपया ना होके सिर्फ 40 रुपया, ठीक है। तो जब 100 रुपये का 40% 40 है, तो कैश कितना आएगा? 80 रुपये का 40%, डैट इज़ 32 रुपया। P&L लॉस जो 20 रुपये का होता है, तो लॉस 20 रुपये का ना होके उसका 40%, डैट इज़ 4 to 8 रुपये का सिर्फ लॉस होगा। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश 32, P&L 8 टू सेल 40, ठीक है। फिर से समराइज कर रहे हैं, जब भी ट्रांजैक्शन बिटवीन जॉइंट ऑपरेशन और उसका जो पार्टी है उसके बीच अगर हो रहा है, तो तुमको देखना है कि इफेक्टिव सेल कितना का हो रहा है। बोल जरूर है कि हम अपना सामान तुमको बेच रहे हैं, जॉइंट वेंचर को बेच रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी भाई इसका ही सामान तो पहले से वो यूज़ कर रहा था, पूरा यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन 60% तो यूज़ कर ही रहा था। तो हम अपने बुक से जब बेच रहे हैं तो भाई इसके पास जा कितना रहा है? एक्चुअली इसके पास सिर्फ 40% जा रहा है, क्योंकि अब पूरा 100% यूज़ कर सकता है मेरी तरफ से, पहले से 60 यूज़ कर रहा था। तो जब भी ऐसा हो कि ट्रांजैक्शन बिटवीन जॉइंट ऑपरेशन और तुम्हारा पार्टी का हो रहा है, तो इफेक्टिव सेल यूनिट, इफेक्टिव परसेंटेज देखो और उसके ऊपर जर्नल एंट्री बनेगा। इसी को लेके इलस्ट्रेशन 24 है, वहाँ पे सेल ना होके परचेज कर रहा है, जॉइंट ऑपरेशन से परचेज हो रहा है, तो उसमें भी यही चीज़ देखना है कि इफेक्टिव परचेज कितना कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जॉइंट ऑपरेशन अपना दिखा रहा था 100 रुपये का, ठीक है, बिल्डिंग, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन में मेरा स्टेक 60% है। तो हम अपना एसएफएस में, तो याद करो जब जॉइंट ऑपरेशन होता है तो उसका एसएफएस बनाते हैं सिर्फ, क्योंकि सीएफएस नहीं बनाना होता है। तो एसएफएस में क्या कितना पे दिखाते हैं? जो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन है, भले ही जॉइंट ऑपरेशन में 100 रुपये का, लेकिन अपना जो हम अगर ए हैं तो हम, मेरा अगर 60% है तो हम अपने में कितना लिखेंगे? एसएफएस में 60%, बी अपने में लिखेगा 40%। अब हम क्या कर रहे हैं कि जॉइंट ऑपरेशन से पूरा खरीद ले रहे हैं, अब वो 100 रुपया नहीं लिख सकता अपने बुक में, उसको 0 लिखना होगा। तो हम अपने बुक्स में और कितना लिखेंगे भाई? एक्चुअल में वो 100 रुपये का थोड़ी सामान आ रहा है, मेरे पास सिर्फ 40 का आ रहा है, क्योंकि 60 तो मेरे पास पहले से था, तो वहाँ पे सिर्फ 40% का एंट्री देंगे, बस वही तुम्हारा दिया हुआ है, उसको देख लेना, ठीक है। इंड एस 111 तुम्हारा हो गया ख़त्म। अब हम लोग नया लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंड एस 28, ठीक है। इंड एस 111 में डेफिनेशन था जॉइंट ऑपरेशन और वेंचर का, अकाउंटिंग था सिर्फ जॉइंट ऑपरेशन का, लेकिन इंड एस 28 में तुम सीखोगे जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग। ओके, बाय।